नमस्कार, अटूट बंधन साहित्य संवाद में मैं वंदना वाजपेयी अटूट बंधन परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम में हम जिस किताब के साथ आए हैं वो एक कविता संग्रह है जिसका नाम है छलांग मारती स्त्रियाँ। इस कविता संग्रह की जो खूबसूरती है इसके कवर से ही दिख जाती है, क्योंकि एक स्त्री जो है पिंजड़े से निकल रही है और वो चंद्रमा और सूरज को छूने के लिए जा रही है। और इस चित्र को देख कर के एक मुक्तक मेरे मन से अपने आप ही जैसे उद्घाटित हो गया कि अब तख्त चाहिए न ताज चाहिए, अब तख्त चाहिए न ताज चाहिए, चलती हूँ नहीं पीछे से आवाज चाहिए। अब तख्त चाहिए न ताज चाहिए, चलती हूँ नहीं पीछे से आवाज चाहिए। डरने की इंतहा हुई हिम्मत तभी जगी, डरने की इंतहा हुई हिम्मत तभी जगी, पिंजड़े के परिंदों को बस परवाज चाहिए। तो जैसा कि ये शीर्षक इसमें दिख रहा है वैसा ही मैंने कहा। और आज जब हम इस कविता संग्रह के नाम की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ये स्त्री विषयक कविताएं होंगी। चित्र को देख करके और शीर्षक को सुन करके ही हमें ये समझ में आने लगता है कि ये स्त्री विषयक कविताएं हैं। आज के दौर में जब पुरुष पीड़ा पे भी बात होने लगी है और स्त्री विषयक कविताएं जब आती हैं तो हमको नाम देख के लगता है कि क्या ये केवल प्रेरणा वाली किताबें हैं या इसमें स्त्री का रुदन है। तो खास बात इस किताब में ये है कि जब भी हम किसी की भी पीड़ा की बात करते हैं तो हम 8 मिलियन लोगों की आबादी की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो स्त्री हो उसमें सम्मिलित हो, पुरुष हो सम्मिलित हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा दर्द आज झूठा हो गया है और अचानक से ये सारा दर्द, सारी आवाजें बेमानी हो गई हैं। तो हमें स्त्री की इस पीड़ा को, जो अभी गांव में बैठी है, जो पढ़ने के लिए अभी तरस रही है, तड़प रही है, या जो शहर में बैठी है और नौकरी करने के लिए उसको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, या जिसने अपना पूरा जीवन समर्पण में दे दिया और 40 के बाद उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन आया, लेकिन उसको साथ देने के लिए कोई नहीं है। तो इन सारी पीड़ाओं को ये किताब उठाती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये किताब को केवल हम एक प्रेरणादायक पुस्तक या रुदन में नहीं देख सकते। सबसे खास बात यह है कि ये किताब जो है वो 3 भागों में मैंने इसको पढ़ा और 3 अलग अलग चीजें आयाम में ये किताब खुली। एक तरफ वो छटपटाहट है स्त्री की, एक तरफ आकाश को छूने की उसकी खुशी है और दूसरी तरफ उसको समझे जाने की इच्छा है। वहीं तीसरी तरफ जो ये स्त्री विमर्श भटक गया है, जो कहीं दूसरी दिशा में चला गया है, उसको भी इन्होंने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से उठाया है। किताब को पर बात करने से पहले मैं उसकी आमुख की ही एक कविता से शुरू करूंगी जो इस किताब की थीम है, और इस किताब को इसी के माध्यम से आगे खुलना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह कोई किताब नहीं, स्त्री पीड़ा का इतिहास है जनाब, जिसे झेला है स्त्रियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीठ पर। खोलिए इसे, इसके हर पृष्ठ के पोर पोर से जख्मों का टपकता टटका लहू मिलेगा तुम्हें, और संघर्षपूर्ण जीवन की चुनौतियों में निखरने की वजह भी। तो स्त्री किस तरह से अपने जख्मों से जूझ करके आगे बढ़ी है और किस तरीके से वो अपने जख्म को जूझ करके उसने अपनी फतेह की दास्तानें लिखी हैं, इस किताब पर बात करने के लिए आज हमने परिचर्चा में 2 वक्ताओं को बुलाया है जो अपने अपने क्षेत्र में साहित्य में का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विशाल पांडे जी से, जिनको आप सभी लोग जानते हैं कस्तूरी के माध्यम से, अमलतास के माध्यम से और उनके साहित्य की गंभीर विचारों के माध्यम से जानते हैं। तो उनका एक छोटा सा परिचय भी दे देते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है और हमें उस परंपरा पे चलना है। गोरखपुर में जन्मे विशाल पांडे जी ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। विशाल साहित्य और कला के युवा अध्येता हैं। विशाल ने कथाओं के देश में मौसम बदलने की आहट, कितनी गिरहें खोली हैं तथा लाज रखो गिरदारी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन किया है। साहित्य और कला में दिए गए योगदान के लिए आपको साहित्य सागर सम्मान, कबीर कोहनूर सम्मान और साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप विशाल जी आए और अपनी बात इस पुस्तक पे रखें। स्वागत है आपका विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना वाजपेयी जी, इस सुंदर और महत्वपूर्ण साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इस मंच के बहुत सारे गंभीर कार्यक्रमों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है और आप बहुत सुंदर प्रयास कर रही हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ।
वंदना गुप्ता जी से मेरा परिचय उनकी कविताओं के माध्यम से ही हुआ और इसी कविता के माध्यम से छलांग मारती स्त्रियाँ कविता के माध्यम से हुआ। इसके अलावा भी इनका काव्य संग्रह मैंने पढ़ा, लेकिन ये पहली किताब थी जिससे मैं रूबरू हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना सर्वभाषा ट्रस्ट से मेरे हाथ में मैं इस किताब के लिए और एक स्वर में बहुत कम ऐसी रचनाएँ हैं। पहले भी मैंने कहा कि एक स्वर में स्त्री चिंतन की बात करने वाली रचना हमारे हाथ में है, जिसे वंदना जी ने बड़े सुंदर शब्दों में पिरोया है। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ वंदना गुप्ता जी आपको इस रचना के लिए। हम सब जानते हैं कि स्त्री चिंतन का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। हर युग में, हर सदी में स्त्री को लगी हुई बेड़ियाँ तोड़नी पड़ती हैं। चाहे हम वो मीराबाई की बात करें, जब वो बड़े समृद्ध महल में रहती हैं और उनको लगता है कि वहाँ का माहौल है, वो उनके रहने लायक नहीं है, तो वहाँ की बेड़ियाँ वो तोड़ती हैं और सड़क पे निकल जाती हैं राजमहल को छोड़ के कंकड़ पत्थर के उस सड़क पर नंगे पाँव और कहती हैं कि कोई इंदो कहे चाहे बिंदो, मैं तो चलूँगी राह अनूठी। और तमाम तरह के जो उनके ऊपर लगातार जो कीचड़ उछाले जाते हैं, आरोप जो लगते हैं, उन सबको झेलते हुए, चाहे उनकी कविता में हम देखते हैं कि अ संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, उनके ऊपर आरोप है, उनको उनके साथ परिवार ने जो अ, गलत किया, राणा ने विष का प्याला भेजा और वो लिख रही हैं कि सास लड़े मेरी ननद खिजावे राणा रहा रिसाए। ये हमने स्त्री पीड़ा, स्त्री की कविताओं में देखी। लेकिन उस वक़्त भी अपने प्रेम के माध्यम से वो आज भी आइकन ऑफ लव की तरह हमारे समक्ष हैं। एक तरफ कबीर की तरह से लोक कवित्री की तरह से कश्मीर में आप देखिए ललित जो हैं वो लगातार लिख रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनको रोशनी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन वो लिख रही हैं लगातार। उसके बाद उसके बाद सहजोबाई भक्ति काल में बात करें, बनी ठनी की बात करूँ या फिर थोड़ा और आगे बढ़ूँ आधुनिक काल में आऊँ तो महादेवी वर्मा का नाम इतना प्रसिद्ध है। उनके साथ भी अनेक सुभद्रा हैं, वो भी लिख रही हैं और अनेक कवित्रियाँ उस वक़्त तो बड़े कवित्री सम्मेलन महादेवी कराती थीं और 50 कवित्रियाँ जो हैं वहाँ पे कविताएँ पढ़ती थीं। अब सोचिए उन सभी रचनाकारों का नाम भी हम नहीं जानते हैं, वो कहीं इस तरह से दर्ज नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरह का संघर्ष रहा है स्त्री रचनाकारों के लिए, स्त्री कविता के लिए। लेकिन जैसे-जैसे आधुनिक वक़्त में हम और आगे बढ़ते हैं, ये सारा संघर्ष फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है और आज हमारे बीच में अनेक स्त्री रचनाकार अपनी कविताओं के साथ मौजूद हैं और वो सारी कविताएँ हिंदी साहित्य को, समाज को समृद्ध करने का काम कर रही हैं। मैं अनामिका का नाम लूँ, कात्यायनी का ज़िक्र करूँ, सविता सिंह का ज़िक्र करूँ, ऐसी न जाने कितनी स्त्री रचनाकार आपको मिलेंगी जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया है। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए वंदना गुप्ता की अ, ये रचनाएँ हमारे हाथ में पहुँचती हैं और वंदना वाजपेयी जी ने ज़िक्र कर ही दिया है कि ये कोई किताब नहीं है, स्त्री पीड़ा का इतिहास है। लेकिन स्त्री पीड़ा का इतिहास रचते हुए वंदना गुप्ता जी कहीं भी उग्र नहीं होती हैं। वरना वाजपेयी जी ने शुरू में कहा कि स्त्री विमर्श जो है वो ट्रैक से उतर गया है और अपना रास्ता जो है वो आगे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो गया है पूरी तरह से। और जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत मुश्किलात होते हैं। और वही स्त्री चिंतन के साथ वही मुश्किलें होने लगी हैं अब। और खारिज होने जैसी स्थिति हो गई है जब हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो उसमें देह की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया, बाज़ार का इतना प्रभाव हुआ, तो ये लगातार जो समस्याएँ थी वो स्त्री चिंतन की तरफ से ध्यान हटाने लगी हैं। अब तो लगता है कोई स्त्री विमर्श की बात करेगा तो वो देह की बात करेगा, वो स्वाधीनता की बात नहीं करेगा, उच्च श्रृंखलता की बात करने लगेगा, वो बातें तो नहीं चाहिए। हमें तो एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें स्त्री और पुरुष 2 पहिए हैं और वो उन दोनों पहियों के माध्यम से स्त्री चले। मैं वंदना गुप्ता यहाँ बहुत पॉज़िटिव कवियत्री हैं। ये बातें उनकी कविताओं में मिलती है। वो भले कहती हैं कि इसके हर पृष्ठ के पोर-पोर से जख्मों का टपकता टटका लहू तुम्हें मिलेगा और संघर्षपूर्ण जीवन की चुनौतियों में उसके बाद देखिए कहती हैं वो निखरने की वजह भी
तुम्हें मिलेगी। तो जो ये निखरने की वजह है, ये पूरा प्रकाश ये किताब उन उन पर डालती है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ये बड़ी छोटी-सी कविता, इसकी शीर्षक कविता छलांग मारती स्त्रियाँ। उस कविता में भी वो बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बातें कह जाती हैं जिसमें पुरुष के लिए कहीं भी पुरुष को विलेन की तरह नहीं इसमें दिखाया जाता है और स्त्री चिंतन की बात होती है, स्त्री को सँवारने की बात होती है और स्त्री जो समाज का एक अभिन्न अंग है, उसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है ताकि पूरा समाज सुंदर तरीके से चल चल सके, उसकी बात करती हैं। स्त्री मुक्ति के इस दौर में लिखी जा रही कविताओं का प्रमुख स्वर इस इन कविताओं में दिखता है, लेकिन कहीं वो लीक से बहुत हट के भी दिखता है। उनके अस्तित्व की स्वीकार्यता और इस अस्तित्व की लड़ाई में अपने होने वाले तमाम जालसाजी-फ़रेबों का हिसाब तो स्त्री माँगती है। उसके लिए वो आवाज़ उठाती हुई स्त्रियाँ आपको इसमें दिखेंगी। इस काव्य संग्रह में सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश का रूप भी आपको दिखाई देता है, जहाँ जब वो कहती हैं कि इतिहास भूगोल के मुहाने पर खड़ी वे जब देखती है अपने अतीत की छवियाँ, तब प्रतिरोध की अग्नि शलाघाएँ जलाती है दिन-रात। ये बात एक कहीं-कहीं इस तरह की कुछ बातें भी इसमें आती हैं, लेकिन समाज को छत-विछत करने वाली बात इसमें से कोई कविता वंदना गुप्ता की नहीं करती है। छलांग मा ये कविता मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि छलांग मारती स्त्रियाँ अब नहीं होती मानसिक यातना की शिकार, अपने शब्दों के इस्पात से तोड़ देती हैं सामाजिकता के प्रतिमानों को, तराशे हुए शब्दों की आग से लिखती हैं स्त्रियाँ अब नए पृष्ठ सामाजिक, आर्थिक बराबरी के। ये कैसे संभव हो पाया? मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि मीरा का ज़िक्र किया, मैंने शुरू में ललित का ज़िक्र किया जो कबीर के बराबर होकर लिख रही हैं और उसी तरह की लोक चेतना की कवयित्री हैं। वहाँ से आँखों की जो परतें हैं, आँखों के सामने जो कुहासा छाया है, वो कुहासा छँट जाता है उनको पढ़ते हुए और आगे जब बढ़ते हैं महादेवी को पढ़ने में और मैंने जो ज़िक्र किया जब अच्छा महादेवी ने भी बात की है आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात की है, उन्होंने भी बात की। आप सब लोग जानते भी होंगे कि महादेवी एक मीरा कुटीर बनाती हैं उत्तराखंड के रामगढ़ में और वो हर समर वेकेशन में वहाँ जाके रहती हैं और वहाँ आस-पास जो स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उनको हाथ के काम सिखाती हैं और महादेवी मानती हैं कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक हमको अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता ये कुछ भी नहीं मिल पाएगी। हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकेंगे और स्त्री मन तो इतना सौम्य, इतना कोमल है, वो अपने मन का भी करता है तो बहुत सुंदर दुनिया बनाता है। तो महादेवी ने वो नब्ज़ पकड़ी और वो कोशिश करती हैं वहाँ पे कैसे वंदना गुप्ता यही बात करती हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होने की, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ताकि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और एक सुंदर दुनिया बनाए। इसलिए वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करती हैं कि उसको अपने देह की आज़ादी चाहिए और जो पूरा विमर्श में तब्दील हुआ है अपने मन का और पुरुष से बिल्कुल इतर हटकर और पुरुष को पूरी तरह से विलेन की तरह साबित करके वो वंदना गुप्ता की कविताओं में नहीं है, जो कि मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता की अ, परत है वो इतनी महीन है, उसकी रेखा इतनी ज़्यादा महीन सी रेखा है, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। मतलब उसको उस पर एक अलग से अध्याय होना चाहिए, उस विमर्श को समझा जाना चाहिए। उस पैट्रियार्की ने वो पुरुष के अंदर भी हो सकती है, महिला के अंदर भी हो सकती है, किसी के अंदर उसने बहुत नुकसान किया है समाज का। पुरुषों का और महिलाओं का बहुत नुकसान किया है, इससे हम लोग बिल्कुल आँखें फेर नहीं सकते हैं। लेकिन अब ऐसी कविताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी कविताओं की साहित्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एक सुंदर समाज की परिकल्पना कर सके, बना सकें और वंदना गुप्ता इसमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होकर अपनी एंट्री लेती हैं और ये बातें करती हैं। उनका प्रयास मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक कविता का मैंने कहा शुरू में कि एक स्वर की कविताएँ हैं, तो कोई भी कविता पढ़िए, आपको लगता है कि आप संग्रह के बीच में से कोई कविता उठाएँ, तो वो उस सबका स्वर लगभग एक जैसा लगता है। एक कविता है कि अस्तित्व का सिरा, बोलो कैसे कर दूँ मैं अपनी सत्ता हस्तांतरित करतल पर तुम्हारे, हो जाऊँ आश्वस्त कि तुम समझोगे मुझे खड़े होके मेरे हक में संग्राम में पूरी शिद्दत से। जब कभी मिलता है मुझे सपनों का खुला आकाश,
तुमने में से ही तो कोई छपाक से तोड़ देता है मेरे अस्तित्व का कोई सिरा, बदशक्ल कर देता है मेरा चेहरा बुरे वक़्त का आईना बनकर। ये जो बुरे वक़्त का आईना है, इसका मैंने शुरू में ज़िक्र भी किया कि जो ये पैट्रियार्की की परतें हैं, उसका जो चेहरा है वो इतना भयावह है कि कितनी भी सकारात्मकता की बात करती हुई स्त्री कविता एक जगह ठहर कर ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जिस चेहरे ने, जिस पितृसत्ता की परत ने मुझे नुकसान पहुँचाया है, मैं कैसे ये उम्मीद करूँ कि वो सब कुछ इतनी सरलता से आसान हो जाएगा कि मैं अपने रास्ते में बड़ी ही सहजता से चल सकूँगी और मैं जो सपना देखूँगी, उस सपने में कोई भी आकर मुझे भयावह स्थिति से परिचय नहीं कराएगा और मैं सहमूँगी नहीं। लेकिन एक जगह वो कविता में वो कहती हैं कि वो विद्रोह करना उनका काम नहीं है, वो शांत पड़े झील में एक पत्थर उछाल देती हैं। तो पत्थर पत्थर उछाल देना जो है, वो काम वंदना गुप्ता करती हैं। मैं इनकी लेखनी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि इसी तरह वो अपनी कविताओं के माध्यम से और बड़ी शांत लेखनी के माध्यम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्त्री कविता की शक्ल बदलेंगी, स्त्री चिंतन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएँगी, जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी सबकी सुख की कामना होगी। मैं इसी उम्मीद के साथ वंदना गुप्ता जी को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत सारी बातें इस रचना में उन्होंने स्त्री चिंतन के माध्यम से कही हैं, वो हम सब तक पहुँची हैं। मैंने एक बार एक कार्यक्रम में, दिल्ली के ही कार्यक्रम में कहा था इस किताब पे कि एक साँस में पढ़ लेने जाने वाली कविताएँ हैं। तो अगर ये संग्रह आप तक नहीं पहुँचा है तो आप इसे सर्वभाषा ट्रस्ट से आई हुई किताब को ज़रूर मँगवाएँ और बहुत सारे कुहासे आपके सामने से छटेंगे, मुझे उम्मीद है। पुनः-पुनः बधाई वंदना जी, आपने बहुत वंदना वाजपेयी जी, आपने मुझे मंच दिया, मैं आभारी हूँ। राजेंद्र साहिल जी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको सुनने के लिए उत्सुक हूँ और अभी अभी अपनी बात यहीं पे रोकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया विशाल जी, आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारे कवियों का ज़िक्र किया और उनके साथ कविताओं की तुलना करते हुए और अपनी बात को बढ़ाया और बताया कि किस तरह से उन्होंने स्त्री विषयक कविताएँ लिखते हुए भी वो पुरुषों के प्रति क्रोध से नहीं भरी हुई हैं, बल्कि एक सम्यक समाज की स्थापना की वकालत करती हैं। लेकिन जब सम्यक समाज आजकल जो स्त्री विमर्श बिगड़ रहा है, उसका चेहरा भी वो जब वो दिखाती हैं, तो मैं आगे आमंत्रित करने से पहले उस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। मुझे जयशंकर प्रसाद जी याद आते हैं। वो कहते, उनकी कुछ पंक्तियाँ पहले की और बाद की, 2 पंक्तियाँ अपने आप में विरोधाभासी हैं। वो पहले कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर वही बाद में कहते हैं, फूल लहर बेहगी तितली मंजारी, आधुनिके कुछ नहीं अगर हो तो केवल तुम नारी। तो वही कहते हैं कि जो आधुनिक स्त्री है वो अपना स्त्रीत्व छोड़ जो रही है, उस पर भी वो सवाल उठाती हैं और सवाल उठाती ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी पड़ताल भी करती हैं कि स्त्री अपना स्त्रीत्व क्यों छोड़ती चली जा रही है। वो अपनी कोमलता, करुणा, जो कि ज्यादा अच्छे गुण हैं, स्त्रियोचित गुण ज्यादा अच्छे, कहते हैं कि अगर पुरुष में स्त्रियोचित गुण आने लगे तो वो बेहतर बनता है, और स्त्री में अगर जा रहे हैं तो वो स्त्री अपने पायदान से नीचे उतर रही है। तो उसके लिए मुझे एक बहुत सुंदर कविता मिली, और जिसको कि मैं कहने का, बोलने का जो लोभ है, संवरण नहीं कर पा रही हूँ। स्त्री का अतीत, वर्तमान और भविष्य। स्त्री लिखती है अपना अतीत, देह पर जख्मों की वारदातें। लिखती है वर्तमान, सौंदर्य प्रसाधनों से छली देह की दास्तान। लिखती है भविष्य, वस्त्रों से मुक्त समय की नग्नता का स्त्री विमर्श। अब ये तीनों बातें में जब वो कविता में आगे बढ़ रही हैं, तो कह रही कि पहले तो उसने अपने जो उसके ऊपर अत्याचार हुए उसके बारे में बात करी, फिर सौंदर्य प्रसाधनों से भी छली गई स्त्री, और जो उसके कपड़े, जो कहते हैं कि आजकल की स्त्रियां कम कपड़े पहनने की वकालत करती हैं, वो भी एक विमर्श का विषय है, क्योंकि जानती है समय के बदलने के साथ बदल जाता है जीवन, पटकथा का नायक पर नहीं बदलता, समाज के नजरिए की धुरी पर घूमता स्त्री देह का व्याकरण। स्त्री को पुरुष बाजार के माध्यम से
जिस तरह से आज इस्तेमाल कर रहा है, स्त्री स्वयं ही छली जा रही है और समझ नहीं रही है, जिसको वो आधुनिकता कह रही है, उसको बाजार किस तरह से अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा है। उस पर इतनी सुंदर कविता लिख करके उन्होंने ये बिल्कुल सिद्ध किया है कि स्त्री को ही ये चेतना अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा कि बाजार के द्वारा भी वही छली जा रही है। जिस पितृसत्ता दायरे से निकल करके वो छलांग मार करके आई है, उस छलांग को उल्टी दिशा में ले जा रही है। और आज वही पुरुष जो उसके साथ खड़ा था, वो क्यों पीछे हटने लगा? क्योंकि बाजार ने उसको अपने उसमें ले लिया, पकड़ में ले लिया है। तो सहयोगी पुरुष चाहिए, ना कि ऐसा पुरुष चाहिए जो उसको छलांग मारने से रोकने लगे। और इसके लिए उसको ये बाजार का गणित और उसके द्वारा छले जाने को समझना पड़ेगा। तो आगे के लिए, आगे किताब पर अपनी बात रखने के लिए मैं अगले वक्ता को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी। और उससे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बहुत ज्यादा उन्होंने साहित्य में काम किया और अभी वो बता रहे थे कि उन्हें लिखना उनका वैसा ही इश्क है, जैसे इश्क के सिवा आशिक को कुछ नहीं आता, उनको लिखने के अलावा कुछ नहीं आता। और ये जो इतना, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो बड़ी माँ सरस्वती की अनुकंपा ही कही जाएगी कि व्यक्ति इतना लिख रहा है कि वो 30 किताबें लिख चुकी हैं। तो अध्यापन का तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगले वक्ता डॉक्टर राजेंद्र साहिल जी को, जिन्होंने 32 वर्ष अध्यापन में दिए और 40 वर्ष का उनका लेखन का अनुभव है। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, कुछ प्रमुख किताबों का नाम मैं बताना चाहूंगी। तीसरा मौसम गजल संग्रह, कथा भाषा आलोचना की, धर्म काव्य भाषा आलोचना की, साहित्य भाषा चिंतन की परंपरा आलोचना की, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी के 10 अंदाज आलोचना की पुस्तक, ठहरा हुआ पानी कहानी संग्रह, साहिल हरजई दोहा संग्रह, शब्दगत शोधालेख संग्रह, इश्क दी नवियों नवी बहार जीवनी संग्रह, आदिकाल हिंदी साहित्य विविध आयाम संपादित शोध लेख, व्यर्थ शास्त्र दोहा संग्रह, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणीकार जीवनी संग्रह, लोक साहित्य विविध आयाम संपादित शोध लेख, और भ्रष्टाचरण भास्कर दोहा संग्रह, नंगे पांव भटकते सपने संपादित कहानी संग्रह। और इस तरह से इतनी सारी मैन इज अ कमर्शियल एनिमल व्यंग संग्रह। अभी एनिमल फिल्म आई है और ये किताब का नाम देख करके मुझे एकदम से याद आ गया कि जिस तरह से एनिमल फिल्म में जो है पीछे की, हम सभ्यता से पीछे के चरण की ओर जंगल में लौट रहे हैं टॉक्सिक मेल की तरफ, उसी तरह से मैन इज अ कमर्शियल एनिमल ये व्यंग संग्रह नाम से ही मुझे आकर्षित कर रहा है। बहुत सारे सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है और इतना सारा अपने साहित्य में काम किया है कि, और आलोचना के क्षेत्र में इतना काम किया है, और हम धन्य हुए कि आप इस पुस्तक पर अपनी बात इस मंच पर रखेंगे। तो बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए और इस पुस्तक पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और मेरी आवाज सही तरह से पहुंच रही है आप सब लोगों तक? जी। मैं वंदना जी और उनके लेखन से काफी लंबे समय से परिचित हूं और बड़ी समर्थ कवित्री हैं। अनेक पुस्तकें उनकी इससे पहले भी आ चुकी हैं। काव्य संग्रह अस्मिता की तलाश है, मयूर पंख ख्वाहिशों के हैं, फिर लौटेंगे स्त्रियां, विरह के वितान में, अनेक पुस्तकें हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे सभी पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिला है। तो मैं एक लेखिका के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। और मैं यहाँ ये बात भी कहता चलूँ कि जब मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी सारी, तो उनकी रचनाओं ने मुझे विवश किया कि मैं उनकी रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद करूँ। और उनकी जो 4-5 कहानी संग्रह थे पिछले, उन सब में से मैंने अपनी पसंद की कविताएं चुनकर ये एक पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये आग तो आग तिकर, आग से आग तक उनकी एक कविता है, उसी का शीर्षक लेकर आग तो आग तिकर पंजाबी अनुवाद मैंने उनकी पुरानी सारी कविताओं का किया। और उसमें जो मैंने महसूस किया और जो अब ये छलांग मारती स्त्रियों में जो बात सामने उभर कर आ रही है, वो यही कि वो स्त्री स्वायत्तता की और स्त्री स्वतंत्रता की बात करती है। नारी विमर्श की चर्चा चल रही थी, उसके नारी विमर्श के भटकने की चर्चा भी चल रही थी। और अगर आप इतिहास में जाएं, नारी विमर्श का आरंभ किस रूप में हुआ और क्या सोच कर किया गया, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी, आप सब परिचित हैं, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्त्री नारी विमर्श को किस तरह से
एंटी पुरुष कैंपेन बना के प्रस्तुत किया गया कि जैसे सब कुछ जो है वो पुरुष ही कर रहा है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हर रूप में वो स्त्री को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का एक ध्रुवीकरण जो था वो उत्पन्न करने की कोशिश की गई। जो मुख्य रूप था, जो मुख्य तर्क है नारी स्वतंत्रता का या नारी विमर्श का, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मेरा विचार है वो ये है कि नारी को एक मनुष्य के रूप में अपने निर्णय का, आत्मनिर्णय का, अपने निर्णय लेने का अधिकार हो, तो वो नारी स्वतंत्रता है, वो नारी विमर्श असली है। हम कभी भी नारी को अधिकार ही नहीं देते कि वो अपने बारे में कुछ, उसने खाना भी बनाना होता है तो पति से पूछ रही होती है आज शाम को फिर क्या बनाए, बेटे से पूछ रही होती है मैं वहां चली जाऊं तेरे मामा के यहाँ। तो मतलब हर जगह नारी को निर्णय लेने का कोई अधिकार हम दे ही नहीं रहे। और दो चीजें अगर हम नारी को दे देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दें। जो स्वतंत्रता है वो कपड़े पहनने की, शोर मचाने की, कूदने फांदने की स्वतंत्रता नहीं, वो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जो उसको बहुत जरूरी है, मिलनी चाहिए कि वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कर्मों के बारे में वो स्वयं निर्णय ले सके। और दूसरी उसकी स्वायत्तता, वो मिसिस गुप्ता या वो मिसिस वाजपेयी या वो मिसिस पांडे ना बने, उसका एक अपना नाम हो। और उसका अपना नाम जो है, जैसे हमारे, आपको बताऊं, उत्तराखंड में तराई के इलाके में ये चलता है, फलाने की बहू, ढिमकाने की बहू। हमारे पड़ोसी थे, उनमें जो बड़ी बहू थी वो बड़ी रही सारी उम्र, और जो छोटी बहू थी वो छोटी रही। उनके नाम मुझे आज तक नहीं पता चले कि वो बड़ी है कि छोटी है, कौन है। तो इस तरह से जो उसका एक अस्तित्व का विलीन हो जाना है, उसकी स्वायत्तता हो, वो खुद अपने आप में कोई चीज हो, उसकी पहचान हो, उसका नाम हो। मुझे कम से कम थोड़ा बहुत, जो पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पर महिलाओं के नाम भी चलते हैं और पूरे खुल के बोले जाते हैं और खुल के उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ वो सिस्टम नहीं चलता कि फलाने दी का रड़ी या ढिमकाने दी का रड़ी, वो नहीं चलता। तो मेरा कहने का अर्थ है कि स्वायत्तता जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर हम नारी विमर्श की बात करते हैं, अगर हम नारी के संदर्भ की बात करते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्तता, इन दोनों को स्वीकार करना होगा। और बड़ी मजे की बात यह है कि छलांग मारती स्त्री है जो कविता है, इसके जो इसका समर्पण है, उसी में ये बात सामने उभर कर आ रही है कि ये रचना जो है, बिल्कुल सही कह रही है वंदना गुप्ता जी। तो एक और वंदना गुप्ता जी का कमेंट आया था, मैं उसे पढ़ने लगा था। तो ये जो तो वो सारी चीजें जो हैं, स्वतंत्रता और स्वायत्तता इसके आमुख में मौजूद हैं। इसका जो समर्पण है उसी में ये बात कही गई है, और इसीलिए ये नारी विमर्श को एक बिल्कुल सही दिशा दे रहा है। वास्तविक नारी विमर्श का जो अर्थ है वो यही चीज है। और इससे अगली बात अगर मैं करूं तो आमुख जो है वो बहुत ही जबरदस्त ढंग से प्रस्तुत किया गया। भूमिका देने का एक नया तरीका है। देखिए, मुझे कई बार लगता है कि जो आप साहित्य रचते हैं उसके लिए आपको भूमिका देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको भूमिका देने की आवश्यकता है तो इसका मतलब आपकी रचना जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, इसलिए आपको भूमिकाएं देने की जरूरत पड़ रही है। और भूमिकाओं से आगे बढ़कर कुछ लोग जो है बड़े नामी गिरामी नामों से पहले ही लिखवा देते हैं, आमुख लिखवा देते हैं उनसे कि आप लिख दो। तो एक बार ऐसी पुस्तक मेरे पास आई तो मैं हफ्ते भर बाद उन्होंने फोन किया कि कैसी लगी, तो मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ उसके आमुख पढ़ के प्रभावित हो गया, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे। तो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर वंदना जी ने वो आमुख भी एक कविता के रूप में दिया, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं दे रही वो अपनी। जब आपकी रचना ही सब कुछ कह रही है तो फिर उसके लिए आपको किसी भूमिका की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। और आमुख जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कविता है। देखिए क्या सुंदर चीज है, कितनी सुंदर मुझे लगता है इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो उस बीच में एक कविता पढ़ देती हैं। ये कोई किताब नहीं, स्त्री पीड़ा का इतिहास है जनाब, जिसे झेला है स्त्रियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीठ पर। खोलिए इसे, इसके हर पृष्ठ के पोर पोर से जख्मों का टपकता टटका लहू मिलेगा तुम्हें, और संघर्षपूर्ण जीवन की
चुनौतियों में निखरने की वजह भी। जब हम स्टाइलिस्टिक्स की बात करते हैं, शैली विज्ञान की, तो वहां एक बहुत ही भाषिक कौशल होता है, उसे कहते हैं विरलता, और अंग्रेजी में उसका नाम होता है रेयरनेस। कि अगर आप किसी पूरी रचना का जो सार है वो किसी शब्द या किसी वाक्य में आ जा रहा हो, तो हम उसको शब्द स्तरीय या उससे वाक्य स्तरीय विरलता कहते हैं। तो ये जो है ये प्रोक्ति स्तरीय विरलता के लेवल पर है। पूरी किताब जो है उसका सार इसी कविता के अंदर उभर कर सामने आ जा रहा है। तो ये जो कविता है ये असल में प्रोक्ति स्तरीय विरलता दिखा रही है। ये आप पूरी किताब जो है उसका ये निचोड़ है जो इस कविता के अंदर हमारे सामने उपस्थित हो गया है। आगे की बात की जाए तो वंदना जी जो है वो नारी संघर्ष की बात भी कर रही हैं, नारी विडंबना की बात भी कर रही हैं। संघर्ष जो है वो निश्चित रूप से लगातार चल रहा है, और उसमें पितृसत्तात्मकता जो है, सत्ता पितृसत्ता बहुत बड़ी उसमें भूमिका निभा रही है कि उसको नारी को संघर्ष करना पड़ रहा है। और पुराने जमाने से ही हजारों वर्षों की स्थिति है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ जो वंदना जी ने जो चीज प्रस्तुत करने की कोशिश की है नारी संघर्ष के लिए, उनकी कविता देखिए, नींद में चलती स्त्रियां देखिए उनकी कविता, और उसमें वो कितने सुंदर ढंग से वो अपनी बात कहती हैं। वह चांद तारों के साथ बैठकर बनाती हैं राजदार उन्हें, रोती हैं अपनी स्त्री होने के जार जार दुख, पर टूटता नहीं है उनके हौसले का कोई सिरा। प्यार करने का गुनाह मालूम है उसे याद आता है अनारकली का दीवार में चुनवाना। तो ये संघर्ष जो है नारी का, उसको एक नए अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसी आजाद लड़की में भी बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने जो है उनका प्रयोग किया है। मैं नींद में देखता हूं आकाश और चांद के पास खड़ी एक कमसिन लड़की को, जो आंखों में समंदर की प्यास लिए अपने सपनों को तलाशती है। तो हर जगह बहुत ही सुंदर भाषा में उन्होंने नारी संघर्ष की बात की है, और उस नारी संघर्ष को उन्होंने एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसमें पूरी तरह से सफल भी रही है। और इस संघर्ष में भी एक सकारात्मकता जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। वो इस संघर्ष से बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं है, या सिर्फ पीड़ा का वर्णन करके ही चुप नहीं हो जा रही, बल्कि उनको इस पीड़ा में भी एक सकारात्मकता दिखाई दे रही है, और नारी को इस पीड़ा से बाहर निकलने की जो छटपटाहट है उसको भी उन कविताओं में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए छलांग मारती स्त्री का देखिए, बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये लाइनें। अब बदल रहा है धीरे धीरे युगों के बाद चार दीवारी से छलांग मारती स्त्रियां, अब नहीं होती मानसिक यातना का शिकार। तो संघर्ष जो है उसमें से किस तरह से नारी बाहर निकल रही है वो बड़ा साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ऐसी स्त्रियों की सदी जो है उनकी एक और कविता है, उसमें भी मुझे बड़ी नारी संघर्ष के सकारात्मक अंत की बात जो है वो मुझे दिखाई दे रही है उसमें, कि वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं और वो कितनी पूरी उम्मीद है कि इस संघर्ष का अंत हमेशा सकारात्मकता में ही होने वाला है। जैसे उनकी कविता है स्त्रियों की सदी, और इसमें पंक्तियां देखी, चल पड़ी है स्त्रियां चौखट लांग कर, नगर गलियों चौक दसों दिशाओं में, अपने दौर का विखंडित इतिहास बदलने की खातिर, बदलने तस्वीर वर्तमान में अपनी, और साबित करने की कि आने वाली सदी स्त्रियों की सदी होगी। तो ये जो सकारात्मकता उनके अंदर दिखाई दे रही है, संघर्ष है लेकिन उस संघर्ष पर रुदन करने की प्रवृत्ति नहीं है, उस संघर्ष में से निकलकर एक सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो है वो इन कविताओं में हमको नजर आ रही है। निश्चित रूप से उनकी कविताएं जो है वो नारी स्वतंत्रता की ही कविताएं हैं, नारी स्वतंत्रता का उद्घोष। और मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज उसमें लगी, आपने सुना होगा कि उद्घोष जो होते हैं वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक ने उद्घोष किया था एक, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस का एक उद्घोष जो है वो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
अब वंदना जी की कविताओं में इस नारी स्वतंत्रता के उद्घोष को देखिएगा। उनकी कविता है अस्तित्व का सिरा। देखिए कैसे कह रही हैं वो, बोलो कैसे कर दूं मैं अपनी सत्ता हस्तांतरित करतल पर तुम्हारे। सीधा सीधा उद्घोष है देखिए कि मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए। एक और उनकी कविता है सूर्यास्त के पहले। देखिए क्या कहती हैं वो, नहीं उलझना नारी स्वतंत्रता के लिए दी गई दोगली व्याख्याओं में, खुद ही खोजनी है अपनी जगह, डूबते मस्तूलों को बचाना है सूर्यास्त से पहले। तो मुझे ये जो उनके उद्घोष हैं, जो उनके नारे हैं नारी स्वतंत्रता को लेकर कहे गए, बहुत ही साफ सुथरे सीधे शब्दों में है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेट की जो है कुछ गड़बड़ी लग रही है, फिर से ज्वाइन करेंगे। मैं देख रही थी कि मेरा वो नेट कई गड़बड़ कर रहा है, कोई बात हाँ नहीं। ठीक, मैं हाँ मैं ठीक है, तब ठीक है। मैं रुक जाता हूँ जब वो बंद हो जाता है। देखिए उनकी कविता, देखिए पदचिन्ह कविता का नाम है, और उसमें वो क्या कहती है, नहीं बहुत सुंदर वक्तव्य और सिर्फ एक बहुत एक वाक्य के गहराई से उद्घोष हैं निकाला उनके, जी और वो बहुत जी ही जी देखिए बड़े सीधे सीधे वाक्य हैं, और वो पूरे एकदम से खटाक से नारों के रूप में हमारे सामने वो उभर कर आ रहे हैं। तो नारी स्वतंत्रता के लिए इतने स्पष्ट उद्घोष जो है वो मैंने अभी तक किसी कवित्री की तरफ से नहीं देखे हैं। और एक और इसमें जो बड़ी खास बात है वो है कि प्रेम को वो परतंत्रता का कारण मानती है। जैसे मार्क्सवादी जो है वो धर्म को अफीम मानते हैं, तो यहाँ पर भी प्रेम की चाशनी महिला को चटा के कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारा है, बच्चों का ध्यान रखो। हमारे पुराने ग्रंथों तक में ये कहा गया है। पुरुष के लिए तो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने की बात की गई है, नारी के लिए क्या कहा गया कि तुम सिर्फ पतिव्रता बन जाओ, पति की को परमेश्वर मान लो, बच्चों की सेवा करो, बस इसी में तुम्हारा सारा सारा तुम्हारी साधना संपन्न है इसी में। और ऐसे ऐसे व्याख्यान तक है, महाभारत में है कि वो कौए को जला के जब सन्यासी पहुंचता है घर में, तो वो अंदर से पतिव्रता स्त्री निकलती है, तो वो खाना लेने में देर लगा देती है थोड़ी, तो बड़े क्रोध से देखता है उसे, और पतिव्रता स्त्री कहती है कि मैं कौआ नहीं हूं कि तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से जलकर भस्म हो जाऊंगी। यानी कि नारी के लिए सिर्फ घर के काम और पति की सेवा और बच्चे संभालना जो है, बस इसी को ही अंतिम लक्ष्य मान लिया गया। तो ये देखिए प्रेम किस, मैं इसमें मुझे चुटकुला याद आ रहा है, अगर आप आज्ञा तो मैं बताऊं। लोग रानी लक्ष्मीबाई की बात करते, बोलते कि जब नारी होती है, जब उसकी शादी होती है, तो वो रानी लक्ष्मीबाई बारी बारी से आता है। वो पहले शादी के कुछ समय तक वो रानी रहती है, फिर कुछ समय के बाद वो लक्ष्मी रहती है घर की, और फिर सारी उम्र बाई रहती है, सिर्फ घर के काम में ही लगी रहती है वो। एक और चलता है कि वो जी वो कुछ समय के लिए रानी रहती है, और उसके बाद फिर वो नौकरानी हो जाती है, उसमें नौक और जुड़ जाता है सामने आकर। ऐसी एक और है कि वो पहले वर्ष में चंद्रमुखी रहती है, दूसरे वर्ष में सूरजमुखी रहती है, और फिर सारे जीवन भर वो ज्वालामुखी रहती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो प्रेम के नाम पर सबसे ज्यादा मजाक जो बेवकूफ बनाया जाता है औरतों को, बड़ा अच्छा ये कमेंट आया कि बुद्धू बनाया जाता है औरतों को। तो यहाँ पर वंदना जी उस बात को पहचान गई हैं कि वो प्रेम नाम की अफीम है जो नारी को चटाकर और उसको परिवार में हर समय मुफ्त का नौकर बनाकर उससे काम करवाया जाता है, और उसे बस कहा जाता है कि तुम्हारा ये जो गुलामी का जीवन है, जो तुम्हारे गले में ये जो रस्सी पड़ी हुई है, बस यही तुम्हारी श्रेष्ठता है, बहुत बढ़िया, ये तुम करते रहो। तो उसको वंदना जी ने यह पॉइंट आउट किया है। देखिए मैं उनकी कविता से एक ही उदाहरण लूंगा, सूर्यास्त के पहले उनकी कविता है, और उसमें देखिए वो कितना साफ शब्दों में कह रही हैं कि नहीं होना किसी भी साजिश का शिकार, प्रेम में पड़कर तो कतई नहीं करना अपने दायरे को कुंद। तो प्रेम को वो बिल्कुल इसी तरह से
वो मानती हैं कि अफीम है जो नारी को चटा दी जाती है, और इससे बढ़िया नारी विमर्श या नारी स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं हो सकती। जो बात वंदना जी ने शुरू में कही थी कि पुरुष को सहयोगी होना चाहिए, वो पुराने जमाने की तरह कि 10 कदम आगे चलेगा और पत्नी उसके पीछे चलेगी, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की जो चाह है उनकी कविताओं में बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनके शीर्षकों में मुक्ति मुक्ति भरी हुई है। मुक्ति गीत, मुक्ति का संविधान, मुक्ति की खिड़कियां, जिस दिन दौड़ पड़ोगी तुम, कितनी कविताओं के मैं उनके शीर्षक गिनाऊं जिनमें से ही मुक्ति शब्द झलक रहा है, और वो इस मुक्ति को किस तरह से लाना चाहती हैं सामने। पितृसत्तात्मक जो सेटअप है हमारा, उसका विरोध तो निश्चित रूप से होना ही होना था, और उनके बहुत सारी उनकी कविताएं ऐसी हैं, स्त्री सफलता का इतिहास, इतिहास भूगोल का हिसाब, फैसले अब हमारे हैं, देखिए शीर्षक सुन के देखिए, फैसले अब हमारे हैं, मुझे इनकी पंक्तियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अंतस का संचय, ये सारे उन चीजों को उन्होंने बिल्कुल पितृसत्ता का पूरी तरह से वो विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पुरुष विरोध नहीं है, पुरुष की जो मानसिकता है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता, उसका विरोध है। सीधे सीधे पुरुष का विरोध नहीं कि पुरुष ही नालायक है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुरुष एक मानसिकता बनाए बैठा हुआ है कि मैं सुपीरियर हूं, उसका विरोध यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसी दौरान उनकी कुछ कविताएं ऐसी भी दिखती हैं जिनमें पारंपरिक स्त्री जो है उसकी जो पीड़ा है, जो इस प्रेम और ये जो जिम्मेदारियों के बीच में चक्की में पिस रही है, उसकी चीजें भी इसमें मौजूद है। जैसे कुबड़ का दर्द है, लोक परंपरा की संवाह की कविता का उनका शीर्षक है। बिल्कुल वो नारी है जो परंपरा के नाम पर पीसी जा रही है चक्की में। इसी तरह से उनकी सदा नीरा, विरासत की कड़ियां, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। और इन सारी चीजों को मिलाते हुए उनके सामने एक प्रश्न और भी उभर रहा है कि ये सारे पारंपरिक रूप नारी के अगर छोड़ दिए जाएं तो फिर नारी का रूप क्या हो। और इसके लिए उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, कैसे परिभाषित करोगी खुद को। और उस कविता में उन्होंने पूरा एक नया रूप जो नारी का है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि ये नारी है। तो जो आमुख में उन्होंने बात उठाई थी कि नारी की स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्तता, एक इंसान के रूप में उसका अस्तित्व और एक उसको निर्णय लेने का जो अपना अधिकार है, वही दोनों चीजें जब नारी समझ में आ जाएंगी तो वो अपने एक नए रूप में हमारे सामने आ पहुंचेगी। और मैं थोड़ी सी कला पक्ष की बात भी करना चाहूंगा, थोड़ा समय अधिक ले गया मैं, क्योंकि रचना ही ऐसी है तो उसमें जितना भी मैं बोलता जाऊं उतना कम है, लेकिन मुझे इससे सीमित रखना होगा। तो उनको मैं देख रहा हूं कि इस कविताओं में, मैंने पिछली कविताओं में उनके महसूस किया है कि कुछ व्यामोही शब्द होते हैं कविता में। हम कुछ ऐसे शब्दों का कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जो हैं वो नील शब्द का प्रयोग बहुत करते रहे हैं, जैसे महादेवी वर्मा दीप शब्द का प्रयोग बहुत करती रही हैं, है ना। और जैसे निर्मल वर्मा मुझे याद आ रहे हैं, वो सा बड़ा करते थे, नीला सा, पीला सा बहुत जोड़ा करते थे वो हर शब्द के साथ। तो इनके यहाँ मुझे एक व्यामोह दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर। पहले मुझे मकबरा दिखाई देता था इनकी पुरानी कविताओं में, यहाँ पर इन्होंने दीवार में चुनवाए जाने का 3-4 कविताओं में ये इन्होंने बात की है, दीवार में चुना जाना, कि मुझे मंजूर नहीं है दीवार में चुने जाना। अनारकली का एक जगह इन्होंने जिक्र भी किया है कि अनारकली जो है उसको दीवार में चुनवा दिया गया था, उसकी अपनी स्वतंत्रता थी, उसने अपना प्रेम करने की कोशिश की। मुझे हीर भी इसीलिए बहुत अच्छी लगती है। हीर जो है वो पहली ऐसी नारी है जो खुलकर कह रही है कि मुझे विवाह करना है अपनी मर्जी से, और सारी दुनिया उसको रोकने में लगी हुई है, उसका चाचा और वो। तो प्रेम कथा से ज्यादा वो नारी स्वतंत्रता की बातें हैं। तो दीवार में चुनवाना जो है कि मैं अब दीवार में चुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अब अनारकली की तरह चुपचाप दीवार में चुनवाए जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत बड़ा उद्घोष है और उनकी कई कविताओं में ये बात सामने आई है। और ये उनकी जो आंतरिकता है, जो उनका चिंतन है, उसका जो मूल आधार है, उसको प्रकट कर रही है कि मुझे दीवार में नहीं चुने जाना है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सुंदर प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है इसमें। मुक्ति गीत कविता है उनकी, अस्तित्व का व्याकरण है, बड़े सुंदर प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। और एक चीज और इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उनकी सारी भाषा बड़ी विद्रोहात्मक है, हर जगह दो टूक बात कर रही है, कहीं घुमाओ फिराओ नहीं है कुछ।
एकदम खटाक से, जिसे कहते हैं ना, तो विद्रोहात्मक भाषा के साथ साथ एक चीज मैंने और उनकी बड़ी खूबसूरत देखी है कि आम वो ये नहीं करेगी सिर्फ पढ़ी लिखी नारियां और इन सब की बात कर रही हैं। उनका एक बड़ा प्रिय, उनकी एक सखी है, उसका नाम है शरबतिया। कई कविताएं उन्होंने शरबतिया को संबोधित करते हुए लिखी हैं। आम स्त्री की खातिर हक की लड़ाई, नाम से देखिए, आम स्त्री की खातिर हक की लड़ाई, अनकही पीड़ा का धर, घातक मंसूबे। तो ये ऐसी कविताएं हैं जो वो एक आम नारी को बताना चाहती हैं शरबतिया कह के कि शरबतिया सुन, तुझे इसमें फंसना नहीं है। तो ये जो शरबतिया है, ये उनकी 5-6 कविताओं में ये नाम प्रयोग हुआ है और ये एक बहुत ही जबरदस्त, मैं तो कहूंगा कि वो कोई एक ऐसा काव्य संग्रह लिखे जो एक ही नारी को संबोधित हो। उसकी 55 कविताएं जो है वो एक ही शरबतिया को संबोधित हो और वो पूरी कवि, उसका नाम ही शरबतिया हो और उसमें हे शरबतिया सुनो इस तरह का नाम हो और पूरी कविता में शरबतिया को संबोधित करके सामान्य नारी के मुद्दे जो है उनको लेकर एक पूरा काव्य संग्रह वो लिखें। मैं वंदना से ये प्रार्थना करना चाहूंगा। फिर उनकी भाषा में देखिए क्या खूबसूरत चीज है। एक आखिरी 1-2 बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सामान्य रूप से वो अध्यापिका है, हिंदी की अध्यापिका है। उनका हिंदी भाषा जैसी हम स्टैंडर्ड हिंदी है उसका उनका प्रयोग उन्होंने किया है, लेकिन कहीं कहीं पर वो लोक भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रही है। महोबा की रहने वाली है वो, बुंदेलखंड की, तो जो लोक भाषा है वहां की उसका बड़ा सुंदर इस्तेमाल है। मैंने वो पॉइंट नोट किया, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कविता है वे जा रही हैं, और अब मैं घर में बंधे ढोरों को दाना पानी देंगी, रात की ब्यारी के लिए जुटाएंगी सामान। ब्यारी शब्द देखिए, अधहन के साथ उतार देंगी अपनी थकान। अधहन शब्द देखिए, ये बिल्कुल जो लोक शब्द है उनका प्रयोग यहां पर किया है। और ये शब्द मैंने इससे पहले कभी किसी साहित्यकार के यहाँ इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे, और मुझे इनके अर्थ ढूंढने के लिए शब्दकोश देखना पड़ेगा या वंदना से पूछना पड़ेगा कि ये अधन क्या होता है, इसके पीछे क्या सांस्कृतिक संदर्भ है, ब्यारी के पीछे क्या सांस्कृतिक संदर्भ है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये कविता अपने आप में बहुत, वैसे तो बहुत जबरदस्त कविता है कि स्त्रियां जो हैं, मैं तो अपने कोलीग्स को भी कहा करता हूँ कि 8 घंटे आप पहले हमारे साथ काम करते हैं, उसके बाद 8 घंटे आप घर जाके घर का काम करते हैं। हम तो जाके टीवी लगा के सो जाते हैं या कविता लिखने बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी डबल ड्यूटी होती है कि आप पहले कॉलेज में काम कर रहे हैं, उसके बाद अब उतना ही समय आप घर में भी जाके काम कर रहे हैं। तो ये कविता वे जा रही है जो इसी तरह की है कि किस तरह से मरखब की स्त्रियां घर पहुंच रही हैं और फिर घर जाके उन्हें फिर वही सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती, और फिर उन्हें वो गृहस्थी का फर्ज भी निभाना पड़ रहा है। पंक्तियां आखिर में जो दी गई, मतलब हद ही हो गई, 3 ड्यूटियां एक दिन में। और पुरुष जो है वो आराम से बैठा हुआ है, स्त्री करे काम, पुरुष फरमाए आराम। तो ये है। और इसी तरह से उनकी एक और कविता है प्रोजेक्ट की भाषा। उसमें भी स्वर यही है कि वो किस तरह से काम करके आ रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है, लेकिन इसमें जो उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, कंप्यूटर का प्रयोग किया है, प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया है, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत बढ़िया मुझे लगा है। क्योंकि जो हम स्वाभाविक भाषा आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा को अगर हम कविता में लेके आते हैं, ये ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था। फिल्मों में ज्यादातर उर्दू होती है गानों में, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं हिंदी में गाने होने चाहिए। तो भरत व्यास वगैरह जो थे, उन लोगों ने कुछ हिंदी में गाने लिखने शुरू किए। वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी में गाने लिखने शुरू कर दिए। तो ना तो उर्दू समाज की भाषा है वैसी जैसा साहिर लुधियानवी लिखते हैं, और ना वो भरत व्यास की जो हिंदी है वो सामान्य भाषा है। सामान्य भाषा तो ये है जब जिसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, अंग्रेजी भी है, सारे शब्द इसमें मौजूद। तो प्रोजेक्ट की भाषा जो है, मुझे वो कविता पढ़कर भाषा के स्तर पर इसीलिए बहुत अच्छी लगी कि उसमें उन सभी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया, बिना ये देखे कि इसमें इसको प्रोजेक्ट की जगह कुछ और डाल दिया जाए या कंप्यूटर की जगह कुछ और डाल दिया जाए। तो जो कहने का अर्थ ये है
कि एक तरफ लोक भाषा और एक तरफ बोलचाल की भाषा, भाषा की पकड़ कितनी मजबूत है वंदना जी की। तो दोनों चीजें वंदना जी के यहाँ मौजूद हैं। नारी स्वतंत्रता और नारी स्वायत्तता की समझ भी मौजूद है, उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है ये भी मौजूद है, और उसके लिए भाषा कैसी पकड़ के लानी है, कहाँ से पकड़ के लानी है। जब वो लोक नारियों की बात कर रही है तो लोक भाषा आ रही है, जब पढ़ी लिखी नारी जो है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सिद्ध करती हैं कि वंदना जी जो है वो ना सिर्फ विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, बल्कि वो शिल्प के स्तर पर भी एक बहुत ही जागरूक कवित्री है। और मैं उन्हें बधाई दूंगा, बहुत सुंदर उन्होंने ये लिखी हैं छलांग मारती स्त्रियां, वो और अभी छलांगे मारे और बहुत सारे उनके काव्य संग्रह जो हैं वो और हमारे सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी विशाल जी, आप कुछ कह रहे थे? विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बहुत मैं समृद्ध हुआ राजेंद्र जी को सुनकर, चूंकि वो वरिष्ठ आलोचक और शिक्षाविद हैं। वो स्त्री चिंतन पर बहुत सारी बातें कह रहे थे और पुरुष मानसिकता की बातें कह रहे थे। वंदना गुप्ता जी के यहाँ जो पतिव्रता शब्द की, अगर हम वैसे भी पतिव्रता शब्द की अगर व्याख्या करते हैं और उसके उदाहरण पीछे जाकर देखते हैं तो हमें सीता जैसी नारियां मिलती हैं, और उनका पतिव्रत धर्म जब हम देखते हैं तो मुझे अपने विवेक से लगता है कि वो पूरी तरह से समाज सेविका की तरह हमारे सामने आती हैं। 14 वर्ष के वनवास या आगे का भी वनवास की बात करें तो वो कहीं भी बुद्धू बनने वाली स्त्री नहीं है। साकेत का कवि लिख भी देता है कि निज सौत सदन में उठच पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो पतिव्रता शब्द का की नकारात्मकता जो फैलाई गई, उस बात से मुझे बहुत गुरेज है कि वो शब्द जो था वो बहुत समृद्ध था, वो लोक के हित का शब्द था। और अगर पति लोक के हित में काम कर रहा है तो वो उसका साथ देती है, अगर पति लोक के हित का काम नहीं कर रहा है तो वहां पे वो नकारती है। पहली चीज। और जो परंपरा में पीसी जा रही स्त्रियों की बात कर रही थी, परंपरा मुझे बड़ी स्वच्छ निर्मल सी नदी लगती है। जहां पे वहां रूढ़िवादिता प्रवेश करने लगती है, वहां पे मुझे बहुत लगता है कि अब वो विकृति आ गई है। उसको हम परंपरा नहीं कहेंगे, उसको रूढ़िवादिता कहेंगे। और जो प्रेम के अफीम होने की बात है, वहां पे मुझे लगता है कि जो स्वस्थ प्रेम है वो कभी अफीम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो स्वस्थ प्रेम है वो बहुत ताकत देता है। वो स्त्री की बात हो या पुरुष की बात हो, अगर हमारा साथी, हमारा प्रेमी, हमारे साथ रहने वाला वो एक स्वस्थ प्रेम करता है तो हमें बहुत सारी रोशनियां मिलती हैं। तो 2-3 बातें मुझे लग रहा था कि मुझे जोड़नी चाहिए थी उसमें। वो कहीं व्याख्या में कुछ गलती सी हो रही थी या अपने तरीके से कहने की। इन शब्दों को मैं इस तरह से देखता हूँ। और बाकी वंदना गुप्ता जी अपनी कविता में और भी बहुत सारी बातें कहेंगी हम दोनों के वक्तव्य के बाद, लेकिन मुझे लगा तो वंदना वाजपेयी जी, मैंने आपसे समय लिया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी टिप्पणी शामिल की। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि परंपरा और रूढ़ियों में अंतर है, ये बहुत सुंदर बात है। और इसी तरह से जो सीता जी का या किसी भी स्त्री का जो जीवन है उसके बारे में अब नई कहानियां लिखी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया पहले उससे अभी नई कहानियां नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अब एक प्रश्न पूछा है, वो मैं चाहूंगी कि राजेंद्र जी जो है उसको लें। एक प्रश्न उन्हीं से पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूजा सिंह जी ने पूछा है, आज स्त्री के लिखने और पुरुष के स्त्री केंद्रीय लेखन में क्या कुछ प्रमुख अंतर दिखता है? यह एक गुणी ज्ञानी से ही पूछा जा सकता है, आपसे उत्तर की अपेक्षा है। पूजा जी, ये बिल्कुल सही बात है जो विशाल जी कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो शोषण किया गया नारी का वो परंपरा के नाम पर ही किया गया है। परंपरा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करके नारी को उसके बहाने से, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ कानून बड़े अच्छे हैं लेकिन उन कानून का दुरुपयोग भी उतना ही तरह से होता है। तो हम दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, परंपरा के विरोध की बात नहीं कर रहे। और दूसरी चीज जो है वो आपने जो कही है प्रेम की, तो प्रेम तो वो जो असली प्रेम है वही असली प्रेम है। बाकी तो प्रेम के नाम पे धोखा तो आप जानते ही हैं, वो उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ज्यादा तो यही है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जब भी
पुरुष की पत्नी की मृत्यु होती है, जब वो अकेला रहता है, अभी वो डेथ नहीं हो रही होती, उसकी दोबारा शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। तो प्रेम प्रेम कहाँ जाता है उसका वो? तो अगर प्रेम है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और यही तो बात हमारी चल रही कि पुरुष और नारी सहयोगी हो एक दूसरे के। राम और सीता जैसा प्रेम हो उसका। राम को बड़ा लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी दूसरी को ले आया वो उसके लिए सीता का त्याग किया। मैं राम के त्याग को उसी रूप में देखता हूँ जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी, जैसे उन्होंने अपने पिता की कुर्बानी दी। जन अपेक्षा के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी परित्याग के रूप में। तो वो तो खैर बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात जो है पूजा जी आप कर रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ विशाल जी, आपकी बातें बहुत खरी हैं और बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पूजा जी के प्रश्न पर मैं आता हूँ। जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं सही हूँ या हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जो चीज आपने वास्तविक रूप से महसूस की है वही सत्य होता है, वही सच्ची अनुभूति होती है। जब पुरुष किसी नारी के बारे में लिखता है, मैं आपको बताऊं कि जब मैं बचपन से जब भी मैं नारी के विषय में सोचता आ रहा था या जब भी मैं उसके बारे में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो एक चीज उसमें बड़ी उभर कर सामने आती है कि पुरुष नारी में वही ढूंढता है जो उसे अच्छा लगता है। आज ही बात हो रही थी मेरी महादेव वर्मा पढ़ाते समय, तो कक्षा को मैंने बताया कि आप फिल्मों में जब आप गीत देखेंगे तो पुरुष जो है उसने जो गीत नारी के लिए लिखे वो सारे तारीफों के पुल बांधे गए हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इस तरह का। और जब नारियों वाले गीत लिखे गए हैं तो वो सारे के सारे समर्पण भाव के गीत हैं। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, है ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या, हर जगह आपको वही दिखाई देगा। तो ये जो जब पुरुष लिखता है, इसी तरह से मैंने एक और उदाहरण दिया था कि सूरदास जब विरह की बात लिखते हैं तो बड़ी अटपटी सी लगती है, हालांकि बड़ा अच्छा पद है वो, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित बरसा ऋतु हम पर जपते श्याम सिधारे, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो फिर भी अटपटा लगता है। और जब मीरा कहती है तनिक हरी चितवो ही मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, वो भी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो बोर। तो ये जब वो बात करती है तो उसमें जो स्त्रीत्व झलकता है वो सूरदास की पदों में नहीं झलकता। सूरदास के पदों में अतिशयोक्ति सी लग रही है कि उर्मिज बहत पनारे, और हमारी वो जो दुपट्टा जो है कंचू की पट सूखत नाही कबहू, उर्मिज बहत पनारे, कर कपोल भयकारे। ये सब आपको अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि इतना रो रही है कि हाथ काले हो गए हैं उनके रो रो के? कहाँ किसके हाथ काले होते हैं रोते समय? या फिर उसके मन में वो परनाले गिर रहे हैं, वो रो रहे हैं भाई, आंसू बह रहे हैं, वो बारिश थोड़ी और ये मूसलाधार के परनाले गिर रहे हैं, वो मजाक सा लगने लगता है कई। तो मैं ये इसी बात को यहाँ से जोड़ता हूँ कि जब पुरुष नारी के बारे में लिखता है तो वो उसके दिमाग में जो माइंडसेट है नारी का, उसके हिसाब से वो नारी का चित्रण करता है। लेकिन जब नारी नारी के बारे में लिखती है, अपने बारे में जब वो लिखती है, तो वो अपनी जो वास्तविक अनुभूति है उसको सामने लेकर आती है। यही नारी विमर्श की सार्थकता भी है। मैं ये कैसे निर्णय ले सकता हूँ कि एक नारी जो है उसके मन में क्या है और वो क्या चाहती है? मैं तो यही कहूंगा कि वो मेरे मुताबिक अगर कर रही है तो अच्छी है, मेरे मुताबिक नहीं कर रही तो नहीं अच्छी है। तो जब पुरुष लेखक होता है, हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि जब पुरुष होता है, जब पुरुष लेखक है, वो जब लिख रहा होता है या कोई भी लेखक जब लिख रहा होता है तो वो नारी या पुरुष नहीं होता, वो एक लेखक होता है और उसकी संवेदना होती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक हमारे पीछे हमारा परिवेश है, एक हमारा जो मेंटल सेटअप है वो तो आता ही है कहीं ना कहीं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुरुष जब नारी के विषय में लिखता है तो वो उसमें उसका पुरुषत्व कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर जाता है, और जब नारी नारी के विषय में लिखती है तो वो शुद्ध रूप से अपनी बातें ही लिखती है, जैसे सूरदास और मीरा के उदाहरण से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है नारी का सामने आना और नारी का रचना करना उसका। और इसका मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो आपको मालूम होगा कि 1913 में जब पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उसमें नायक भी पुरुष था और नायिका भी पुरुष थी। तो उस समय पुरुष ही नायिकाओं के रोल किया करते थे। तो अब ये जो मीरा की बात आप कर रहे हैं बिल्कुल वही है। मीरा को इसीलिए बावली कह रहे हैं क्योंकि पुरुष मानसिकता के अनुसार काम नहीं कर रही
तो पुरुष मानसिकता ये है कि नहीं भाई तुम तो बस घर में बैठ जाओ, अब विधवा हो, अब किसी से बोलना नहीं है, किसी से चालना नहीं है, और वो खुलकर इजहार कर रही है अपने प्रेम का। तो चूंकि पुरुष मानसिकता में वो फिट नहीं हो रही, इसलिए फिर उसको बावली कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि फिल्मों में शुरू में जो नायिकाएं थी वो पुरुष हुआ करते थे। अन्ना सालुंके उसका नाम था, जो पहली हीरोइन है वो पुरुष था, अन्ना सालुंके, और वो पुरुष जो था वो हीरोइन बना हुआ था। तो अगर ये सब कुछ ऐसे ही होता तो फिर हीरोइनों की क्या जरूरत थी हमें, देविका रानी की क्या जरूरत थी हमें, नाडिया की क्या जरूरत थी हमें? क्योंकि नारी तभी नारी लगेगी जब वो खुद नारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो मुझे आप कहें, अगर मुझे कहें अमेरिका के बारे में कहानी, और मैंने कभी अमेरिका का जीवन देखा नहीं, वहाँ की परेशानियां नहीं देखी। लोग यहाँ घर बैठे होते हैं, इराक की कहानी लिख डालते हैं, कभी इराक गए नहीं, कभी देखा नहीं। तो ये जो इस तरह की जो उधार की ली हुई संवेदनाएं हैं, इनसे अच्छी रचना नहीं हो पाती। अच्छी रचना तभी होती है जब आपने खुद उस परिवेश को महसूस किया हो और उस परिवेश को आपने जिया हो और उससे आप पीड़ित हुए हो। आप जितना पीड़ित होंगे किसी संवेदना से, उतनी ही रचना आपकी अच्छी बनकर सामने आएगी। अगर आप उस संवेदना से पीड़ित नहीं है, आप दुखी नहीं है, आप एक हफ्ते तक परेशान नहीं रहे, तो आप अच्छी कहानी नहीं लिख सकते। तो ये मेरे यहाँ ही भौंक रहा है कल्पना जी, वो बाहर आए हुए हैं ना, तो वो भी अपनी रचनाएं सुनाने लगते हैं, स्वागत गीत शुरू कर देते हैं। बेटा आया होगा बाहर, उसने कहा रोकिए, तो वो उसके लिए ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो वास्तविक अनुभूति करवा दिया उसे, हो गया शांति। तो जो वास्तविक अनुभूति जो है वो नारी रूप में ही ले सकते। पुरुष से कहो कि आप नारी की अनुभूति लो, मुझे क्या पता उसमें। वो रोटियां बनाते समय जब हाथ जलता है तो मुझे क्या पता, मेरे हाथ तो बड़े कॉमन है। हमारे यहाँ घर में, वो कॉलेज में लेडीज आती है तो वो बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाते हुए उन्हें 4-5 मिनट लग जाते हैं। मैं जब लगाता हूँ पहली बार में लग जाते हैं, क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ पेन पकड़ता हूँ। उन्होंने बर्तन भी मांजने हैं, उन्होंने खाना भी बनाना है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स घिसे होते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स घिसे हुए हैं, ये मैं नहीं बता सकता कि इन घिसने का क्या, कितनी पीड़ा है। अगर मैं लिखूंगा तो वो निराला की तरह लिखूंगा, विधवा कविता, है ना। तो ये चीजें जो हैं, तो मुझे लगता है कि नारी ही नारी के विषय में बहुत अच्छा है, लिख सकते। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया, और मेरे ख्याल से पूजा जी को अपने प्रश्न का सटीक उत्तर मिल गया, वो धन्यवाद भी दे रही हैं। क्या बताइए? हाँ, आप बताएं सर। लिखा उन्होंने जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया भाषा पे, कविताओं पे, उनके नामों पे, उनके अंदर आने वाले जो शब्द हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के आ रहे हो, चाहे लोक भाषा के आ रहे हो, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे भाषा के आ रहे हो, सारी बातों पे आपने इतना गहनता से इस संग्रह को खोला है कि मुझे लगता है कि सभी लोग जो सुन रहे हैं वो काफी समृद्ध हुए होंगे इस चर्चा से। और जैसा कि आपने कहा कि शरबतिया, तो शरबतिया मेरे भी दिमाग में बहुत चली थी, क्योंकि मुझे भी लगा था कि शरबतिया पे इतनी सारी कविताएं लिखी और इनको लिखनी चाहिए। जैसे अभी वंदना गुप्ता जी का ही एक संग्रह आया है, वेरा ये स्वप्न नहीं तुम्हारा समय है, तो उन्होंने वेरा लेकर के लिखी, उन्होंने शरबतिया लेकर लिखी। और ये एक बड़ा सुंदर प्रयोग लग रहा है कि हम स्त्री विषयक कविताओं में एक स्त्री को एक नाम दे रहे हैं, उसको खाली स्त्री नहीं कह रहे हैं, जिससे कि ज्यादा जुड़ जाते हैं। क्योंकि जब कविता कोई भी लिखता है, लेकिन जब वो समष्टि की पीड़ा को व्यक्त करती है तभी वो कविता ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो यहाँ व्यक्ति से समष्टि की उसकी यात्रा होती है। और अगर उसको फिल्मी अंदाज में कहा जाए तो जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए वाली जो हालत है वो कविता उत्पन्न करती है कि कोई अपनी पीड़ा लिख रहा है, लेकिन हमें वो अपनी पीड़ा लग रही है। तो जब पीड़ा से मिल जाती है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो अब काफी समय हो गया, मैं चाहती हूँ कि वंदना जी आए और वो बताएं कि रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं और शरबतिया के विषय में बताएं। और यहाँ पर बहुत सारे सभी जो मित्र जुड़े हैं वो सब कविता बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। कल्पना मनोरमा जी के 2 काव्य संग्रह बहुत सुंदर पढ़े मैंने, अभी बांसबेर टोकरी नदी सपने में थी। और इसके अलावा सब आशा जी बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। सभी के जो है कविताएं मैं पढ़ती रही हूँ निरंतर, तो सब चर्चा में सब समृद्ध हो रहे हैं और सब आपको सुन करके और विशाल जी को सुन करके बहुत समृद्ध हुए।
अब कल्पना जी को सुनकर के हम लोग समृद्ध होना चाहते, वंदना जी को सुनकर के समृद्ध होना चाहते। सबसे पहले वंदना जी आपको धन्यवाद। और हमारे जो दो प्रमुख वक्ता, देखिए पीढ़ी का एक अंतर भी है यहाँ पर, दोनों के अलग अलग विचार आए, डॉक्टर राजन साहिल सर के और विशाल पांडे जी के। दोनों ने अपनी बात संग्रह पर बहुत अच्छी तरीके से रखी। मैं दोनों वक्ताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे जो दर्शक हैं, कहें कि साहित्यकार हैं जो जुड़ी हुई हैं, हमारी महिला साहित्यकार जुड़ी हुई हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बड़ी अच्छी तरीके से वंदना वाजपेयी जी जो संचालिका हैं, सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम की, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने शुरुआत की प्रोग्राम की। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को सुनकर मैं अपने आप में समृद्ध हो गई, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखूंगी। जैसे कि वंदना जी ने कहा कि आप अपने जो वो छंद वाली रचनाएं हैं जरूर कहिएगा, तो इस संग्रह पर बात करने से पहले अपनी 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि दहलीजें लांघना हमारी फितरत तो नहीं, दहलीजें लांघना हमारी फितरत तो नहीं, पर हमें अपना जहान तो चाहिए। हथकड़ियां भले ही पहना दो तुम वजूद को मेरे, पर मुझे अपना आसमान तो चाहिए, पर मुझे अपना आसमान तो चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सारी बातें आप सभी ने रख दी। जिस तरह से मैंने लिखा, जो कविताएं लिखी, मेरे कहने के लिए बहुत कम समय भी है, और फिर भी मैं कहूंगी कि ये जो मेरा काव्य संग्रह है, छलांग मारती स्त्रियां, ये मेरा एक तीसरा काव्य संग्रह था। फिर लौटेंगी स्त्रियां, कहे तो ये उसके आगे की यात्रा है। उसमें भी मैंने स्त्रियों की पीड़ा और दर्द को रखा है, और शायद इसी तरीके से रखा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा और एक संग्रह आना चाहिए ताकि जो है हम अपनी बात पूरी कर सकें। तो इस यात्रा में मैंने उन स्त्रियों का चित्रण किया है जिन्होंने अपने वजूद से चिप की जो है पुरुष वर्चस्ववादी जो मानसिकता है, उससे परे जो है उन्होंने काम किया या आगे बढ़ने की कोशिश की। वो भय की जो व्यवस्थाएं थी उससे बाहर निकलकर उन्होंने अपने लिए नई व्यवस्थाएं बनाई और अपने लिए नए संविधान की कल्पना की। क्योंकि हमारी बात सुनी जाती है पर उतनी नहीं जो हम कहना चाहते हैं। वो बातें जो है कहीं ना कहीं या तो उन्हें कह दिया जाता है कि ये स्त्रियों की बात है, स्त्रियां वैसे ही है, कम दिमाग की हैं, कम बुद्धि की हैं। तो नहीं, स्त्रियां बहुत सोचती हैं और बहुत आगे की बात करती हैं। इतना ही नहीं कि जब वो बुलंदियों पर पहुंची तो उन्होंने अपने हौसलों के प्रमाण पत्र भी दिए कि ऐसे ही नहीं जो है हम अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है, हमारे अंदर वो बात है कि हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी आप किसी भी पद पर उन्हें पहुंचा दीजिए, वो हर जगह जो है अपनी क्षमता का एक प्रमाण प्रतीत होती हैं। फिर मैं कहूंगी कि उन्होंने जो अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए जो संघर्ष किया है, उसके साथ वो जो है अपने कैरियर, अपने रुतबे और अपनी किस्मत को संवारने का जो मद्दा है वो खुद ही उनके अंदर है। और ऐसे ही स्त्रियों का इतिहास कहती हैं या लिखती हैं वंदना गुप्ता, क्योंकि उसमें जो है वो बात है कि वो स्त्रियां वो काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद ये कहेंगे कि ये जो 2 संग्रह हैं, इसमें हमारे जो अवचेतन में जो स्त्रियां थी, मैंने जिनको देखा, जिनके अंतर्मन की पीड़ा को मैंने परखा और उनको शब्द देने की कोशिश की। आप सभी जानते हैं कि हमारा अधिकतर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को घर, समाज, धर्म, मर्यादाओं में बांध कर जो है इस तरह से रख दिया जाता है कि वो अपना जो उनका व्यक्तित्व है वो कुंद हो जाता है, उससे वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, आगे निकल नहीं पाती हैं। और इस संघर्ष में वो कई यातनाएं सहन करती हैं, उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं और वो हार नहीं मानती है, वो अपना रास्ता खुद तय करती है। ये इतिहास गवाह है कि हमारे समाज में स्त्रियां खुद ही टूटती रही हैं
और आगत विगत पर शोध करती रही हैं, शास्त्रों उपनिषदों में जो है अपना वजूद टटोलती हैं वो कि कहाँ हैं हम। और वर्तमान में भी वो जो इतिहास के क्रूर तिक्त जो कटु अनुभव है, जो वर्तमान में जो अनुभव है, इतिहास के जो अनुभव है, उससे वो अपने वर्तमान को संवारने की कोशिश करती है। और इतना ही नहीं, वो इतिहास की विकृतियों पर भी चर्चा करती। तो ये सारी चीजें हैं, वो समस्याओं के आगे, चुनौतियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करती हैं। वो घोषणाएं करती हैं कि आने वाली सदी जो है स्त्रियों की सदी होगी। वे वर्तमान विसंगतियों के आगे झुकती भी नहीं है, और उसके बाद वो अदम्य साहस के साथ जो है भविष्य में आगे बढ़ती हैं। इसके साथ वो घोषणाएं करती हैं कि नहीं, जो उनके अंदर का जो जज्बा है, अगर उन्हें कहते ना कि एक धारा को जितना रोका जाए वो उतनी ही आगे बढ़ती है, तो वो जो धारा सदियों से रोकी गई वो उन्मुक्त होकर आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी बात, स्त्रियों ने अपनी बात रखी। सरवतिया के बारे में आप बात कर रहे थे। सरवतिया एक मेरी कल्पना है, जो चाय बागान में काम करने वाली स्त्रियां हैं। मैंने एक दिन देखा कि वो स्त्री जो है बैठी है और उसके बाद वो फावड़ा साइकिल पर लगा के बैठी हुई है और आराम से गाने सुन रही है। चूंकि उसे जो है चाय बागान में जाना है और घंटों काम करना है, तो उसने अपने लिए एक समय निकाला। तो मुझे अच्छा लगा उसको देखकर कि वो अपने लिए समय निकाल रही है। और ऐसी ही स्त्रियां जो चाय बागान में हैं, संघर्षों को झेल रही हैं, और उसके बाद उन संघर्षों के साथ उन्हें छला जा रहा है, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे उनके अधिकारी हों। तो ये सारी चीजें हम, हमारे पीछे चाय बागान है, उनको देखते हैं, उनकी पीड़ा को देखते हैं। और हमने काम किया है 14 साल, 99 से 2014 तक, 15 साल कहेंगे कि ये जो आदिवासी बच्चे हैं उनको पढ़ाया है हमने। तो मैंने देखा कि किस तरह से वो लोग यातना से मुक्त नहीं हो पाते और अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाते। कुछ स्त्रियां अगर वो जो चेतती है या उनके मन के अंदर एक चेतना जागृत होती है, उनको दबा दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो वो एक और तो झेलती है कि उनके पति जो है शराब पी कर आते हैं, और उसके बाद जो है वो जो पैसा कमा के लेके आती है वो कहाँ से अपना परिवार चलाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो खुद कहती हैं कि मुझे भी नहीं समझ में आता है कि इन लोगों को शराब के पैसे कैसे मिल जाते हैं। तो उनके अंदर ये चेतना जागृत करने के लिए मैंने ये कविताएं लिखी। देखती हूँ आए दिन जो है लकड़ी सिर पर जो है लकड़ी लेकर आ रही हैं, और फिर उसके बाद चूल्हा जला रही हैं, और उसके बाद काम कर रही हैं। तो ये उनकी जो अंतर मन की पीड़ा है, शायद मैंने पहचानने की कोशिश की और उनको शब्द देने की कोशिश की। इसके साथ आपने देखा होगा कि मेरी कविताओं में है कि वो अपने, एक जो छोटी सी कविता सर ने कही थी कि अंतस में संचित शिक्षा और संस्कार के बल पर वो अब जो मिठास के शब्द हैं उसके द्वारा उन मिठास के शब्दों से वो बहकती नहीं है, और ना ही जो है अपनी कामयाबी और बेबसी पर वो खुश होती हैं, बल्कि जो है गर्व से आसमान के ऊपर एक पत्थर उछाल देती हैं और अपने भावों को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम शोर मचाएंगे या अपनी कामयाबी या बेबसी पर आंसू बहाएंगे तो शायद जो है हम अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी बात को जो है रखना पड़ेगा लोगों के सामने। तो ये सब कविताएं इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर जो है बुनी गई हैं। एक जगह मुक्ति का संविधान, हम वास्तव में सोचते हैं कि संविधान में भी कब से बात चल रही है कि ये दोहरे मानदंड जो लोगों के हैं, कब से बात चल रही है कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज भी जो है वो मांग सिर्फ जो है कानूनी ही मांग रह गई है। ऐसा नहीं है कि वो मांग मतलब साकार हो रही है। हालांकि और हम जितना स्वतंत्र हो रहे हैं उतनी ही ज्यादा जो है हमारे ऊपर मार पड़ रही है। वास्तव में दोहरी मार हम कहेंगे कि ना तो हम अपने अधिकारों को ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उपहास का कारण बन रहे हैं। तो ये जो दुधारू तलवार हमारे ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें बेबस भी करती है। हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, परंतु जो है हम अपनी बात जो है पूरी तरीके से
लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि हर क्षेत्र में हमने कामयाबी पाई है और कामयाब होते जा रहे हैं, परंतु फिर भी जो है हमें उस तरीके से ही देखा जाता है, या रचनाएं भी कह दी जाती हैं कि स्त्रीवादी रचनाएं हैं और क्या लिखेंगे। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमारी सोच के दायरे कुंद हैं और हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं जालसाजी जो हो रही है, जो फरेब हो रहा है, चाहे वो बगान की स्त्रियां हो, चाहे मध्य वर्ग की स्त्रियां हो, चाहे उच्च वर्ग की स्त्रियां हो। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उन्होंने पूरी तरीके से अपने अधिकार या अपनी पहचान पाई है। वो अधिकार की बात नहीं कहते, अपनी पहचान ही नहीं पाई है कि वो मानव के रूप में अभी भी नहीं स्वीकारी जा रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो क्या कहेंगे, आदि आबादी कहा जाता है, परंतु आदि आबादी के बाद बावजूद भी वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। और जो ये भ्रम की बात आप कर रहे हैं, वास्तव में अगर देखा जाए कि जो लहर चली आपकी नारीवादी, जो दो पहली दूसरी तीसरी लहर चली, उसमें कहीं ना कहीं यही बात है कि वो जो नारीवाद का मुद्दा था वो बहक गया है और वो भ्रमित करता है स्त्रियों को। और उस भ्रम में जो है हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे सिगरेट की बात हो, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। निश्चित ही इस तरह से अगर हम उन्मुक्त होकर जो है स्वच्छंद होकर अपनी बात करेंगे तो शायद जो हम जो चाहते हैं, जो पहचान चाहते हैं, वो पहचान हमें नहीं मिल पाएगी। और यही पीड़ा, यही दर्द, यही दुख, यही मेरी चेतना को झकझोरता है और कहीं ना कहीं वो मेरी कविताओं में आता है। और कोशिश है, सायास नहीं, जो है यूं ही लिख गई हैं वो कविताएं। जब आपने कहा कि गंभीर कविताएं, तो हमें लगा कि वास्तव में गंभीर हैं। कोरोना काल की रचनाएं हैं ये सारी, दोनों ही जो हमारे काव्य संग्रह हैं वो कोरोना काल में ही लिखे गए। बशर्ते पहले तीसरा काव्य संग्रह, फिर लौटेंगी स्त्रियां आ गया, और छलांग मारती स्त्रियां, मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी हमें सारी वो ही कविताएं रखनी चाहिए जो स्त्रियों से संबंधित हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी कविताएं मैंने विभिन्न विषयों पर लिखी, जो सीपी में समंदर, जो मेरा 5वां काव्य संग्रह है, उसमें आई। और तीसरा हमारा जो काव्य संग्रह था आपका, चौथा हमारा जो काव्य संग्रह था विरह के वितान में, तो उसमें प्रेम, दर्शन और अध्यात्म को लेकर लिखी गई वो कविताएं। और वो छोटी छोटी कविताएं शायद आप लोगों को अच्छी लगे, लोगों की निगाह नहीं गई चूंकि वो कोरोना काल में आई, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाई उन दोनों काव्य संग्रहों पर। तो शायद आने वाले दिनों में अगर हुआ, आपके मंच में इस तरह की चर्चा हुई, तो शायद वो कविताएं भी समृद्ध हो जाएंगी, जैसे आज छलांग मारती स्त्रियों की कविताएं समृद्ध हो गई। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि और भी हमने जो लिखा है वह सीमित दायरे में ही लिखा है। बहुत सारी स्त्रियों की पीड़ा अभी तक हम नहीं लिख पाए हैं। आगे हमारा प्रयास है कि जो वर्तमान की विसंगतियां हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, थिएटर जगत है, सिनेमा उद्योग है, मनोरंजन उद्योग है और पर्यटन उद्योग, खेल उद्योग, उसमें भी बहुत सारी स्त्रियां जो है कार्यरत हैं और विभिन्न तरह की परेशानियों को झेल रही हैं, देख रही हैं। उन परेशानियों पर भी कलम चलाना चाहती हूँ मैं, ताकि उनकी पीड़ा भी जो है आ सके आगे आने वाली कविताओं में। तो ये भी एक प्रयास है। बाकी सारी बातें आप लोगों ने कह दी, मेरे पास जो कहना था। और मैंने चूंकि कहा कि वंदना गुप्ता की कविताएं, तो वास्तव में इसे मैं अपने खुद तक नहीं रखना चाहती हूँ। ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये समाज की बहुत सारी स्त्रियों की पीड़ा है। उस पीड़ा को मैंने आवाज देने की कोशिश की है, उस पीड़ा पर मैंने कलम चलाने की कोशिश की है। और मैं कहना चाहूंगी एक बार और कि मत सोच की बहुत मजलूम हूं मैं, मत सोच की बहुत मजलूम हूं मैं, तेरे हर सवाल का मुकम्मल जवाब रखती हूँ। मत सोच कि बहुत मजलूम हूं मैं, तेरे हर सवाल का मुकम्मल जवाब रखती हूँ। बहुत सुंदर आपने बात कही और बहुत सुंदर शेर भी प्रस्तुत किया। और छंद वाली कविता फिर किसी जब किताब पे बात होगी तब सुनेंगे। यहाँ पर किरण सिंह जी आई थी, उन्होंने एक बहुत सुंदर टटका बिंब दिया था छंदबद्ध और बिना छंद की कविताओं के लिए, कि छंदबद्ध कविताएं हैं सुहागन जैसी, मांग बिंदी सिंदूर पहने हुए किसी
नियम को मानती हुई, और छंद मुक्त कविताएं हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो उनका ये चूंकि बिंब जो होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं। जब कोई नया बिंब आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर ये तो उनका बिंब है, और वो छंद में और बिना छंद के नहीं, दोनों में उनका बिंब नहीं, उन्होंने ये कहा, अब देखिए यहाँ पर वो परंपरा से ही जुड़ गई हैं, और आज दोनों को ही उन्होंने रख दिया कि अतीत और वर्तमान को रख दिया अपने दोनों तरफ ही। कि एक तरफ उन्होंने कहा कि वो जो है सिंदूर से सुहागन, मतलब स्त्री की तरह लगती हैं वो चंद्रवत रचनाएं, और वर्तमान जो लिविंग रिलेशन की तरह लगती है। तो वो भी उन्होंने एक साहित्य के माध्यम से वर्तमान को ही रखा है, और परंपरा और वर्तमान को रखा है, दो एक अलग अलग। बिल्कुल, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत, मतलब कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी, कभी शेयर कर दूंगी, तो दोनों की अपनी अहमियत और दोनों की मैम आप अपनी लिविंग रिलेशन की बात आधुनिक नहीं है। हाँ, ये आदिवासी हाँ, समाज में जाइएगा जी, तो जी, वो आपको वहां पर मिलेगी। जी, बहुत पहले से बच्चे आते थे हमारे यहाँ, मम्मी पापा की शादी हो चुकी है मैम, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और 12 में पढ़ रहा है बच्चा, निमंत्रण लेके आता था, किसके लिए है? ये हमारी मम्मी पापा की शादी का निमंत्रण है। तो वहां पर ही भी है ये। अगर उसको आर्थिक रूप से जोड़ा जाए तो शायद उस समय पैसे नहीं होते थे वो सामाजिक रस्म निभाने के लिए, लेकिन वो लिविंग रिलेशन ही था। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा ना कि अब और भी तरह की कविताएं आप लाएंगी जो कहीं और औरतें काम करती हैं उनकी, तो बिल्कुल आना चाहिए। और बिल्कुल वो भी लिख रही हैं, वो महिलाएं भी, वो महिला साहित्यकार लिख रही हैं जो कहीं और जगह काम करती हैं। क्योंकि साहित्य में अगर स्त्री को केवल स्त्री पीड़ा के लिए ही रोक दिया जाएगा तो वैसे ही है जैसे घर में हमें किचन में रोक दिया गया। तो साहित्य में हर स्वर आना चाहिए स्त्री का, केवल पीड़ा का ही स्वर नहीं आना चाहिए। उसकी मतलब वो जो जहाँ पे वो है, मतलब केवल घर की पीड़ा नहीं आनी चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रही है, चाहे वो किसान का काम कर रही हो, चाहे वो कोई बड़ी जॉब कर रही हो, मल्टीनेशनल में काम कर रही हो, हर तरह की और आ रही हैं। और ये बड़े खुशी की बात है। और आप खुद कह रही हैं कि आपके अगले संग्रह में है, तो हम लोग जरूर उस पर भी बात करेंगे। तो एक सार्थक चर्चा के लिए जी, आज तो वो परे देख पाई हैं अपनी परेशानियों से, पीड़ा से, दुख को से, मतलब परे देख पाई हैं कि हाँ ये भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में उन्होंने कदम रखा है, और वो दुनिया आगे बढ़ रही है। कदम ही नहीं रखा है, सफलता भी पाई है, वो आगे बढ़ रही है उस तरह। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार विशाल जी का और राजेंद्र जी का। आपने इतने सुंदर वक्तव्य दिए और समृद्ध किया हम लोग को, और किताब इतने अच्छे से खुल सकी। वंदना जी आपका भी बहुत आभार। आपने भी बहुत अच्छा जिस अपनी रचना प्रक्रिया को इतने अच्छे से सविस्तार बताया, ताकि पाठक और लेखक के बीच में जो जुड़ाव होता है वही किसी भी मंचीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, कि किताब से जुड़ सके और लेखक की बात से जुड़ सके। तो आपका भी बहुत वंदना जी, मुझे बहुत कम समय मिला, मुझे बहुत कुछ कहना था, और जितना मिला मैंने उतनी कोशिश की है। और अगर आगे पर चर्चा होगी दूसरे काव्य संग्रह पर, तो शायद मैं अपनी बात रख पाऊंगी अच्छी तरह। तो मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करते हुए, और जो जिन्होंने सुना, अपना समय दिया, और जो आगे सुनेंगे, उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, किसी और पर चर्चा में। धन्यवाद। बहुत बहुत